अस्सलाम वालेकुम। हमने हाइपोथेसिस टेस्टिंग करके स्टार्ट किया है। फर्स्ट एक्सरसाइज में हमने ब्रीफली देखा कि हाइपोथेसिस टेस्टिंग क्या होता है, सारा प्रोसीजर। उसके बाद हमने सिंगल मीन की टेस्टिंग देखी। सेकंड उसके बाद हमने डिफरेंस बिटवीन मीन की टेस्टिंग देखी, सिंगल प्रपोर्शन की टेस्टिंग देखी। अब डिफरेंस बिटवीन मीन के केस में भी हमने दो केसेस देखे फर्दर। एक में हमारे पास होता था इंडिपेंडेंट सैम्पल्स के लिए और एक डिपेंडेंट सैम्पल्स के लिए। अब लास्ट हमारे पास एक्सरसाइज है हाइपोथेसिस टेस्टिंग की। उसमें हमने क्या करना है, टेस्ट ऑफ हाइपोथेसिस अबाउट द डिफरेंस बिटवीन टू पॉपुलेशन प्रोपोर्शन पाई 1 माइनस पाई 2। हमने डिफरेंस बिटवीन प्रोपोर्शन के लिए काम करना है। ठीक है, सिंगल के लिए हम काम कर चुके हैं। अब इसमें आपको पता है हमारे पास डिफरेंट प्रोपोर्शन के केस में सिर्फ हम जी यूज़ करते हैं, इसमें हम टी यूज़ ही नहीं करते हैं। ठीक है, देयर आर मैनी इकोनॉमिक and management problems where we must decide whether to observe difference between the two sample proportion come from a common or different population. Such problems require comparison. अब comparison करने के लिए हम बेसिकली ये करते हैं, comparison between the rates of incidence of characteristic in two population. आपके पास हाइपोथेसिस की फॉर्म क्या हो सकती है, एक आपके लिए लेस देन के, आपके पास लेस देन का होता है, एक ग्रेटर देन का होता है और एक नॉट इक्वल टू का होता है। अब ये डेल्टा नोट का मतलब क्या होता है कि कोई स्पेसिफिक वैल्यू भी हो सकती है और जीरो भी हो सकता है। ठीक है, दो प्रोपोर्शन का डिफरेंस लेते हैं, ग्रेटर देन इक्वल टू डेल्टा नोट, इस मीन के यहाँ पे जीरो भी आ सकते हैं, कोई वैल्यू भी आ सकती है, फॉर एग्जाम्पल 10%, 20%, कुछ भी आ सकते हैं। नेक्स्ट आपने इसमें क्या करना है, अभी आपको पता है कि जो हमारे दोनों फर्स्ट केस हैं ये हमारे 1 टेल के हैं और सेकंड वाला हमारा केस 2 टेल का है, नॉट इक्वल टू वाला। अब इसकी बेस पे हम कौन सा टेस्ट स्टेटिस्टिक यूज़ करते हैं। सबसे पहले तो मैं आपको बताती हूँ कि हमने इसमें प्रोपोर्शन निकाला। प्रोपोर्शन का फॉर्मूला हमें पता है क्या होता है, x/n। अब लेकिन सैंपल 1 के लिए होगा तो x1/n हो जाएगा। p2 सैंपल 2 के लिए निकालेंगे, सैंपल सेकेंड पॉपुलेशन के लिए, तो उसका हमारे पास x2/n2 हो जाएगा। ठीक है, ये हमारे पास प्रोपोर्शन के फार्मूला होते हैं। नेक्स्ट हमने जो है इनका डिफरेंस लेते हैं। हमने सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ी थी ना कि सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रोपोर्शन क्या होती है, म्यू पी माइनस 1। इसको इसके अगेंस्ट हमने देखा था कि पाई 1 माइनस पाई 2 पॉपुलेशन के प्रोपोर्शन के डिफरेंस, ये हमारी वही प्रॉपर्टी है। सेकंड स्टैंडर्ड जो है हमारे पास एरर आप कहते हैं, सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन का स्टैंडर्ड डेविएशन, उसका फॉर्मूला भी हमारे पास ये होता है, इसको हम स्टैंडर्ड एरर कहते हैं। ठीक है, ये स्टैंडर्ड एरर का फॉर्मूला है हमारे पास डिफरेंस बिटवीन टू प्रोपोर्शन का। अब इसको हम जब जी में कन्वर्ट करते हैं तो हमारे पास क्या आ जाएगा, सबसे पहले हमारे दोनों जो है सैंपल्स के मीन का डिफरेंस आ जाएगा। जैसे अभी तक हम करते आ रहे हैं, हम हमेशा पहले सैंपल की बात करते हैं ना, जैसे x/1 माइनस x/2 करते हैं। नेक्स्ट इसके बाद जाके हम उसके पॉपुलेशन का मीन लिखते हैं, μ1 माइनस μ2, और नीचे जो है इनके डिवाइजर में इनका जो है स्टैंडर्ड एरर आ जाता है। सिमिलरली यहाँ पे भी हम पहले प्रोपोर्शन लेंगे सैम्पल्स का, फिर उसके बाद पॉपुलेशन के प्रोपोर्शन की जो वैल्यू आएगी यहाँ पे हमें गिवन होगी हाइपोथेसिस में, और नीचे डिवाइजर में हमारे पास आ जाएगा स्टैंडर्ड एरर। ठीक है, स्टैंडर्ड एरर, अब ये इसका फॉर्मूला है, लेकिन हमें पता है कि हमें पाई 1 पाई 2 की वैल्यू तो सेपरेट गिवन नहीं होगी, हमें इसका अप्रोक्सीमेट यूज़ करना पड़ेगा जो है स्टैंडर्ड एरर का। तो स्टैंडर्ड एरर हम अप्रोक्सीमेट यूज़ करेंगे, वो हमारे पास पी में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, आपने यहाँ पे पाई वाले टर्म्स को यूज़ नहीं करना, आपने पी वाले टर्म्स को यूज़ करना है। p1 माइनस इंटू 1 माइनस p1 ओवर n1 प्लस p2 इंटू 1 माइनस p2 ओवर n2। ठीक है, ये हमारा फार्मूला बन जाएगा। अब ये हमारा जी का बेसिक फार्मूला है, आपने जो यूज़ करना है। अब नेक्स्ट उन्होंने क्या कहा है कि टेस्ट द हाइपोथेसिस दैट डिफरेंस बिटवीन टू पॉपुलेशन प्रोपोर्शन इक्वल टू सम नॉन जीरो वैल्यू। अगर आपके पास कोई नॉन जीरो वैल्यू यानी कि डेल्टा की कोई वैल्यू गिवन हो, जैसे कि वो कह देते हैं एटलीस्ट 10%, या दोनों का डिफरेंस लेने के बाद कह देते हैं 5%, 6%, जो भी वो कह देते हैं, अगर यहाँ पे कोई वैल्यू एग्जिस्ट कर रही है तो आपने ये वाला फॉर्मूला यूज़ करना जो भी हमने देखा है। और अगर ये जीरो एग्जिस्ट कर रहा है, टेस्टिंग हाइपोथेसिस दैट टू इंडिपेंडेंट पॉपुलेशन हैव सेम प्रोपोर्शन ऑफ सक्सेस, अगर इनका जो है दरमियान में जो नो डिफरेंस हम लेते हैं, तो नो डिफरेंस के केस में हम नो डिफरेंस के केस में अभी तक हमने देखे कि वो जीरो इक्वालिटी होल्ड करती है इसमें। पाई 1 इक्वल टू पाई 2, उसका ऑपोजिट पाई 1 नॉट इक्वल टू पाई 2 हो जाएगा। ठीक है, और ये इसके जो है अगर हम पाई 2 को यहाँ पे ले आते हैं तो ये हमारे इस साइड पे वैल्यू जीरो आ जाती है। जैसे कि दूसरे क्वेश्चन में हमारे पास कोई ना कोई वैल्यू थी, डेल्टा की कोई वैल्यू दी हुई थी, यहाँ पे ये जीरो वैल्यू आएगी। अगर जीरो वैल्यू आ जाएगी तो आपका ये जी का फॉर्मूला चेंज हो जाएगा। याद रखना, ये आपके लिए डेल्टा के लिए फॉर्मूला, आपने जब इसको जी में कन्वर्ट करना है तो आपका फॉर्मूला चेंज हो जाएगा।
अब यहाँ पे देखें ये बेसिकली हम स्टैंडर्ड एरर यूज़ करते हैं ना, लेकिन यहाँ इस केस में हम ये मैंने आपको बताया कि हम उसका एस्टिमेट पी से कन्वर्ट कर देंगे। लेकिन इस केस में अगर हमारा जो है पाई वन पाई टू इक्वल टू पाई हो जाता है, ये देखिए यही बताया ना इन्होंने कि हमारा पाई वन और पाई टू इक्वल है। हाइपोथेसिस में बताया हुआ उन्होंने कि पाई वन पाई टू इक्वल है। इट्स मीन पाई वन पाई टू इक्वल है, किसी एक स्पेसिफिक पाई के इक्वल होंगे, ये किसी एक वैल्यू के इक्वल होंगे। हमने ये केस कंसिडर करते हुए यहाँ पे हम सेपरेट सेपरेट पाई वन पाई टू लिखने के बजाय हमने सिंगल एक जैसे सेम सेम पाई पाई लिख लिया, और सेम पाई को हमने कॉमन निकाले के दोनों के ऊपर वही आ रहा था, हमने कॉमन निकाल लिया उन दोनों में से। ठीक है, अभी हमारा कंबाइंड प्रपोर्शन की तरह से हो गया। अब इस कंबाइंड सैंपल प्रोवाइड सैंपल पूल एस्टिमेट है ये कंबाइंड प्रोपोर्शन का, इसको हम लिखते हैं। फर्दर हम फाइंड कैसे करते हैं इसको, x1 प्लस x2 ओवर n1 प्लस n2। ये हमें क्वेश्चन में गिवन नहीं हो कि पाई की वैल्यू आपको गिवन हो तो आप इसको यहाँ पे यूज करें, आपको इसको फाइंड करना पड़ेगा कंबाइंड, जिस तरह एस पी फाइंड करते थे ना पूल वेरियंस, इसी तरह से यहाँ पे आपने पूल प्रोपोर्शन फाइंड करना होगा दोनों का जो है कंबाइन करके एक्स वन प्लस एक्स टू ओवर एन वन प्लस एन टू। और इसको फर्दर हम ऐसे भी लिख सकते हैं। अब आपको पता है एन वन ई वन होगा, तो वो भी एक्स वन के इक्वल होगा, जैसे कि एन वन ई वन सॉरी एक्स वन ओवर एन वन लिखा है एक्स वन, इसको फर्दर मैं लिख रही हूँ एक्स वन ओवर एन एन से कैंसिल हो जाएगा, एन वन जस्ट एक्स वन रहेगा। तो बस यही वो केस है, देखिए आप ये एक दूसरे से इंटर रिलेटेड है। इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो ये बन जाता है, अगर इसको हम एन वन से मल्टीप्लाई और डिवाइड करते हैं ऊपर वाले टर्म को, तो हमारी ये वाली बन जाती है। ठीक है, ये आपने कंबाइंड यूज़ करना है प्रोपोर्शन का फार्मूला, अगर हमारा जो है जीरो के इक्वल आ जाता है अब हमारे हाइपोथेसिस है। और उसका एस्टिमेट पाई हैट हम यूज़ करते हैं, आपको पता है जैसे कि हम एस हैट यूज़ करते आए एस की जगह पर। इस केस में हमारा जो है टेस्ट स्टैटिस्टिक ये बन जाएगा पी वन माइनस पी टू। अब ये जो स्पेसिफिक वैल्यू थी ना वो नहीं आई यहाँ पे, जो डेल्टा नोट हम लिखते हैं, क्योंकि वो तो है ही जीरो, उसको हम नहीं लिखेंगे। जिस पी वन माइनस पी टू और नीचे डिवाइजर में हमारा कंबाइन आ गया, क्योंकि हमारे दोनों प्रोपोर्शन इक्वल है, हमने ये हाइपोथेसिस में कंसीडर किया। और यहाँ पे वन ओवर एन वन प्लस वन ओवर एन टू आ गया। ठीक है, इसको समराइज करके उन्होंने बता दिया कि आपने कैसे फॉर्मूलाज लिखने हैं। आपको पता है तीन ही हाइपोथेसिस हमारे पास होते हैं, एक लेस देन का, ग्रेटर देन का और नॉट इक्वल टू का। ये तीन केसेस ही एग्जिस्ट करते हैं हमारे पास हाइपोथेसिस में। ये टू टेल होता है, ये दोनों वन टेल होता है। सेकंड स्टेप हमने लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस कितना होता है। थर्ड हम टेस्ट स्टैटिस्टिक लिख रहे हैं। अब टेस्ट स्टैटिस्टिक हम डेल्टा वाला कर रहे हैं, ठीक है, ये याद रखना है। ऊपर उन्होंने मेंशन किया है कि नॉन जीरो वैल्यू वाला हम टेस्ट स्टैटिस्टिक कर रहे हैं। नेक्स्ट हमारे पास कैलकुलेंस आ जाएगी, उसके बाद क्रिटिकल रीजन आ जाएगा। अगर ये कंडीशन फुलफिल कर रहे हो तो रिजेक्टेशन हो, अदरवाइज एक्सेप्टेशन। ये लेस देन है तो लेस देन वाला, ग्रेटर देन है तो ग्रेटर देन वाला हाइपोथेसिस वन माइनस अल्फा के साथ, नॉट इक्वल टू तो अल्फा बाय टू और वन माइनस अल्फा बाय टू कर देंगे, और इस बेस पे हम रिजेक्ट एक्सेप्ट कर देंगे। नेक्स्ट हमें उन्होंने समराइज करके बता दिया है कि आपके पास अगर किसी जीरो वैल्यू के इक्वल आ जाए, ऊपर जो हमने अभी किया था ये डेल्टा के इक्वल को स्पेसिफिक वैल्यू के इक्वल आ रहा था, तो हमने ये टेस्ट स्टैटिस्टिक यूज़ किया। अगर वो जीरो के इक्वल हमें गिवन हो तो फिर हमने क्या करना है, जीरो के इक्वल गिवन है तो फिर हमने ये कंबाइन वाला देखें, ये बस डिफरेंस है। कंबाइन जो है यहाँ पे प्रोपोर्शन यूज़ करेंगे, और कंबाइन प्रोपोर्शन के लिए हमें ये फार्मूला बता दिया। ठीक है, ये टेस्ट स्टैटिस्टिक यूज़ करेंगे, और क्रिटिकल रीजन उसी तरह से बन जाएंगे जी के केस में जो तीन होते हैं। अब हम एग्जाम्पल देख लें, एग्जाम्पल 13.28। A cigarette manufacturing firm distributes two brands of cigarettes. ठीक है, दो ब्रांड्स हैं cigarettes के। It is found that 56 of 200 smokers। अब 56 जो है 200 में से, इट्स मीन कि हमारा सक्सेस हो गई, X1 हो गया और ये N1 हो गया। रेफर ब्रांड ए एंड 29 आउट ऑफ 150, ये हमारे पास N2 हो गया, N2 से X2 हो गया। तो ब्रांड प्रेफर डी कर रहे हैं। टेस्ट 0.06 लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस, आपको ये अल्फा बता दिया है दैट ब्रांड ए आउट शेल ब्रांड बी बाई एटलीस्ट 10%। अब कोई स्पेसिफिक वैल्यू के इक्वल बता दिया उनके, दोनों का डिफरेंस लेते हैं आप पाई वन माइनस पाई टू का, तो वो एटलीस्ट ग्रेटर देन इक्वल टू 10% आता है, 0.10, यानी कि किसी स्पेसिफिक वैल्यू के इक्वल आ गया। इट्स मीन हमने पहले वाला फॉर्मूला यूज़ करना है। अगेंस्ट ऑल्टरनेटिव की आपने लेस देन लेना, सब चीज़ें आपको गिवन है,
आप यहाँ पे N1 N2 X1 X2 सब कुछ निकालने के बाद P1 P2 निकाल लेंगे, क्योंकि हमें वो गिवन नहीं है क्वेश्चन, वो हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा अपने फार्मूले के लिए। सबसे फर्स्ट स्टेप में हमने अपना H0 और H1 को फार्मूलेट कर दिया, एटलीस्ट 10% का मतलब ये है। नेक्स्ट इसके बाद हमने सेकंड स्टेप में अपना लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस लिख लिया। थर्ड में हमने अपने जी की वैल्यू, अब आपको पता है प्रोपोर्शन में सिर्फ जी ही लगता है, और ये भी याद रखना जो लास्ट एक्सरसाइज हमने की थी डिपेंडेंट सैम्पल्स के केस में, उसमें हमारा जस्ट टी ही लगता था, और इस प्रोपोर्शन में हमेशा जी ही लगता है। अब जी के फर्दर केसेस आ जाते हैं कि आपको इस तरह से प्रोपोर्शन गिवन हो तो आपने ये डिवाइजर यूज़ करना है, अदरवाइज ये यूज़ करना है, ये इसकी आगे से आ जाती है फर्दर ब्रांचेस, लेकिन करना हमने इसमें जी ही यूज़ है। अच्छा जी, इसके बाद हमारे पास टेस्ट स्टैटिस्टिक की जो है वैल्यू हमने कैलकुलेट कर ली, हमारे पास -2.8 आ गया। नेक्स्ट हम क्रिटिकल रीजन की वैल्यू देख रहे हैं, 0.06 के अगेंस्ट हम वैल्यू चेक कर लेते हैं जी टेबल में। 0.06 की वैल्यू हम देखते हैं तो ये हमारे पास आती है -1.5548, -1.5548 हमारे पास 0.68 टेबल A10A है, ये हमारे पास ये वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, 0.5548 को हम यहाँ पे अप्रोक्सीमेट करते हैं, फिर -0.555 हो जाएगी। ठीक है, 555 हमने कंसिडर कर लिया इसको। नेक्स्ट जो है हमने अपनी क्रिटिकल रीजन की यहाँ पे वैल्यू पुट की, कैलकुलेटेड टी की जी की वैल्यू यहाँ पे पुट की, -2.87 इज लेस देन दिस। अब जितनी वैल्यू स्मॉल होती है उतनी वो बड़ी होती है, तो ये हमारा जो है फुलफिल नहीं कर रहा, तो हम क्या कह देंगे, accept H note. So we accept H note and conclude that this is, ठीक है। नेक्स्ट इसके बाद एग्जाम्पल आपके पास 13.29, a firm found with the help of सैम्पल सर्वे साइज ऑफ सैम्पल 900, अब आपको सैम्पल गिवन है 900 की N1 गिवन है और उसका प्रोपोर्शन गिवन है P1। ठीक है, जो परसेंटेज में वैल्यू होती है, पॉइंट्स में वैल्यू होती है, ये हमारे पास प्रोपोर्शन है या प्रोबेबिलिटी भी हो सकती है। of population consumes things produced by them. The firm then advertised the goods in a paper and on radio. After 1 year sample of size, अब यहाँ पे n हमारा 2 ये हो जाएगा, reveals the proportion of consumer of the good produced by the firm is now, अब ये आपके पास P2 हो गया। नेक्स्ट आपने हाइपोथेसिस क्या लेना है, इज दिस सिग्निफिकेंट इंडिकेटिंग दैट द एडवर्टाइजिंग वाज इफेक्टिव। अब किसी चीज़ की इफेक्टिवनेस चेक करना होगी, कोई चीज़ इफेक्टिव है या नहीं। मिसाल के तौर पे उन्होंने कहा कि हमने एडवर्टाइजिंग की तो उसके बाद क्या हमारा जो है ये इफेक्टिव हुआ या नहीं। इट्स मीन कि आपने पाई 2 को देखना है कि वो ग्रेटर देन हुआ पाई 1 से या नहीं हुआ। ठीक है, अब ये ग्रेटर देन वाला केस फिर हमारा किसमें आ जाएगा, H1 में आ जाएगा, और इसमें हमारे पास सेकंड वाला फार्मूला यूज होगा क्योंकि ये किसी स्पेसिफिक वैल्यू के इक्वल नहीं है। इसके लिए हमें कंबाइन प्रोपोर्शन फाइंड करना पड़ेगा। हमें n गिवन है, p गिवन है, हमने कंबाइन प्रोपोर्शन फाइंड कर लिया। नेक्स्ट स्टेप पे जाते हैं तो हमने अपना नल एंड अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस फॉर्मूलेट कर लिया, लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस लिख लिया, स्टैटिस्टिक लिख लिया, और फोर्थ में जाके हमने कैलकुलेट करके वो वैल्यू फाइंड कर ली। 6 में हमने और रिजल्ट कंक्लूजन कर दी कि हम रिजेक्ट कर रहे हैं, एक्सेप्ट कर रहे हैं। -2.61 इज ग्रेटर देन 1.645, तो ये कंडीशन फुलफिल हो रही है तो हम रिजेक्टेड शो कर देंगे। So we rejected show that the data presents sufficient evidence to indicate the consumption of the advertisement. नेक्स्ट हम मूव करते हैं अपनी एक्सरसाइज की तरफ। लास्ट एक्सरसाइज हमारे पास है चैप्टर की एक्सरसाइज 13.6। क्वेश्चन नंबर 1 का ए पार्ट है। जैसे कि हर एक्सरसाइज में ये होता है कि पहले आपको वो सारी चीज़ें गिवन होती है, प्रैक्टिस के लिए आपको कहते हैं कि आप क्वेश्चन करें, बाद में आपको स्टेटमेंट से एक्सट्रैक्ट करना होता है डाटा, इसमें आपको सब डाटा गिवन होता है। सैम्पल साइज n गिवन है आपको, n1 और x1 गिवन है, नंबर ऑफ सक्सेसेस n2 गिवन है और x2 गिवन है। नेक्स्ट हाइपोथेसिस गिवन है, लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस अल्फा गिवन है आपको। आपने जस्ट इसमें सबसे पहले हाइपोथेसिस लिखना है, फर्स्ट स्टेप लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस लिखना है, थर्ड में आपने जो है इसमें क्या करना है, ये देखिए इसमें किसी स्पेसिफिक वैल्यू के इक्वल नहीं है, तो इट्स मीन कि इसमें हमने वो सेकंड वाला फार्मूला यूज़ करना है कि पाई 1 इक्वल टू पाई 2 कंबाइन वाला, इसमें आप पाई हैट फाइंड करते थे। ठीक है, आपने वो फार्मूला यूज़ करना है P1 माइनस P2 ओवर अंडर रूट पाई हैट इंटू 1 माइनस पाई हैट
1/n1 प्लस 1/n2, ठीक है, वो वाला फॉर्मूला जिसमें पाई हैट यूज़ करते हैं हम, क्योंकि ये किसी स्पेसिफिक वैल्यू के इक्वल नहीं आ रहे। ठीक है, इस तरह आप ये चारों कर लेंगे। आप ये चार पार्ट करने के बाद आप आ जाएंगे क्वेश्चन नंबर 1 के बी पार्ट की तरफ। इसमें लिखा हुआ है इन पॉपुलेशन दैट वी हैव that have certain minor blood disorder, samples of 100 males, ये आपको N1 गिवन है, 100 फीमेल्स ये आपको N2 गिवन है, it is found that 31 males ये आपको X1 गिवन है, ठीक है, 24 फीमेल्स ये आपको X2 गिवन है, ठीक है, मेल वाला डाटा सैंपल 1 का है और फीमेल वाला डाटा सैंपल 2 का है। Have the blood disorder, can we conclude 0.01 level of significance ये आपको अल्फा गिवन है, that proportion men who have blood disorder is greater, इट्स मीन आपने पाए 1 ग्रेटर देन पाई 2, यानी कि मेल आपका पाए 1 है ना, सैंपल 1 पाए 1 यानी कि ग्रेटर देन पाई 2, और ये किस में आ जाएगा, हमारे एच 1 में आ जाएगा। अगर ग्रेटर देन इक्वल टू होता तो एच नोट में आता, अभी जस्ट ग्रेटर देन है तो एच 1 में आ गया, और इसका ऑपोजिट लेस देन इक्वल टू हमारा एच नोट में आ जाएगा। तो अपने हाइपोथेसिस फॉर्मुलेट कर लेंगे, लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस लिख लेंगे, टेस्ट स्टैटिस्टिक लिख लेंगे। अब इसमें कौन सा यूज़ होगा, देखें इसमें कुछ स्पेसिफिक वैल्यू के इक्वल नहीं है, इसलिए इसमें हम सेकंड वाला यूज़ करेंगे जिसमें हम पाई हेड निकालते थे, पाई हेड वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे, पाई हेड निकाल लेंगे हम। इसके बाद अपने जो 6 स्टेप्स हैं उसमें सारी वैल्यूज पुट करके और कंक्लूजन ड्रॉ कर लेंगे कि रिजेक्ट हो रहा है या एक्सेप्ट हो रहा है, इसके इसमें एक्सेप्ट होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2 का बी पार्ट। द रिकॉर्ड्स ऑफ अ हॉस्पिटल शो दैट 52 मैन, अब ये आपके पास 52 मैन है इन अ सैंपल ऑफ 1000, ये N1 है गिवन और उसका X1 गिवन आपको 52। नेक्स्ट 23 वुमेन, अब ये आपको X2 गिवन है आउट ऑफ 1000, ये आपको N2 गिवन है, वर एडमिटेड बिकॉज हार्ट डिजीज, डू दिस डेटा present sufficient evidence to indicate higher rate of heart disease among the men एडमिटेड। आपको कह रहे हैं, अब भी वही ऊपर उसी तरह का केस है कि आपका जो मेल है उसमें हार्ट डिजीज का हायर है, ग्रेटर है फीमेल की निस्बत, वुमेन की निस्बत, तो आपका ये एच 1 हो जाएगा क्योंकि ग्रेटर देन है, और उसका ऑपोजिट लेस देन इक्वल टू एच नोट में आ जाएगा। बाकी सारी वैल्यूज आपको गिवन है x1 x2 n1 n2, आपने जो है इसमें पाई हेड वाला यूज़ करेंगे क्योंकि कोई स्पेसिफिक वैल्यू की इक्वल नहीं है। पाई हेड फाइंड कर लेंगे। नेक्स्ट आप जो है अपना जो है नल है और हाइपोथेसिस लिख लेंगे, लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस लिख लेंगे। अब लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस में गिवन नहीं है तो आप 5% ले लेंगे। थर्ड में टेस्ट स्टैटिस्टिक लिख लेंगे। फोर्थ में आप इसको कैलकुलेट करके फिफ्थ क्रिटिकल रीजन के बेस पे एक्सेप्ट करेंगे या रिजेक्ट करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन का बी पार्ट। In a study to estimate the proportion of housewives who own an automatic fryer, it is found 63 out of 100। अभी 100 आपके पास N1 है और उसमें से X1 कितने लोग जो अर्बन में रहते हैं और उनके पास अपना है जो फ्रायर, 59 आउट 125 किया आपके पास N2 हो गया और ये X2 हो गया। सब अर्बन रेजिडेंट्स ऑन ड्रायर का अपना जो है ड्रायर है। नेक्स्ट फाइंड क्या करना है, इज देयर सिग्निफिकेंट डिफरेंस, आपको सिग्निफिकेंट डिफरेंस चेक करना है। तो इक्वालिटी होल्ड करेगी इन दोनों के दरमियान बिटवीन द प्रोपोर्शन ऑफ हाउसवाइफ हु ऑटोमेटिक ड्रायर। अब इसमें भी आपका इक्वालिटी वाला केस आ गया और इसमें कोई स्पेसिफिक वैल्यू नहीं है, इक्वल टू पाई 1 और नॉट इक्वल टू पाई 1 इक्वल टू पाई 1 इक्वल टू पाई 2, पाई 1 नॉट इक्वल टू पाई 2, ठीक है, ये आपका हाइपोथेसिस। लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस 5% ले लेंगे, 5% नहीं, आई थिंक उन्होंने गिवन है, आपको बताया है उन्होंने 0.04 आपके ले लेंगे अल्फ़ा। अब इसमें अल्फ़ा को अल्फ़ा बाई 2 और 1 माइनस अल्फ़ा बाई 2 करना पड़ेगा क्योंकि 2 साइडेड टेस्ट है। नेक्स्ट आपने जो है इसमें पाई हेड वाला फॉर्मूला ही यूज़ करेंगे क्योंकि कोई स्पेसिफिक वैल्यू टेबल नहीं है, आप पाई हेड फाइंड कर लेंगे। नेक्स्ट आपको जो है कैलकुलेट करके सारी आप उसमें पुट कर देंगे टेस्ट स्टिंग में वैल्यूज़ और उसकी बेस पे आपकी जो है कैलकुलेटेड वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, कैलकुलेटेड वैल्यू आने के बाद आप टेबुलेटेड वैल्यू से वेरीफाई कर लें, वो कंपेयर कर लेंगे अपने क्रिटिकल रीजन में और उसकी बेस पे कंक्लूजन कर लेंगे एक्सेप्ट हो रहा है या रिजेक्ट हो रहा है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3 का ए पार्ट। ठीक है, ए
पार्ट में उन्होंने कहा है आपके पास रैंडम सैंपल ऑफ 150 बल्ब्स, ये आपके पास N1 गिवन है, वाई फ्रॉम ए शोड 12 डिफेक्टिव, ये आपके पास X1 हो गया, तो इसमें से इतने डिफेक्टिव हैं। While the random sample of 100 bulbs, ये आपके पास N2 हो गया, manufactured by another from B showed 4 defective, ये आपके पास X2 हो गया। Is there significant difference between the proportion defective of the two firms? अब इसमें आपने बताना है कि सिग्निफिकेंस डिफरेंस में भी ये होता है इक्वल टू और नॉट इक्वल टू वाला केस आ गया, पाई 1 इक्वल टू पाई 2, पाई 1 नॉट इक्वल टू पाई 2। या आपका हाइपोथेसिस बन जाएगा। लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस उन्होंने नहीं दिया तो आप 5% ले लेंगे। और थर्ड में आपका इसमें पाई हेड वाला ही यूज़ होगा फार्मूला जो हमने सेकंड पे देखा है, कोई स्पेसिफिक वैल्यू के इक्वल नहीं आ रहा है आपका जो हाइपोथेसिस में है। ठीक है, नेक्स्ट आप इसकी बेस पे जो है कंक्लूजन करेंगे, सारी वैल्यूज कैलकुलेट करेंगे, उसकी बेस पे कंक्लूजन ड्रॉ करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 के बी पार्ट बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, दो ही फार्मूलाज है इसमें आपने जी के देखिए, एक कोई स्पेसिफिक वैल्यू के इक्वल होता है तो वो उसमें पी यूज़ करते हैं, और एक हमारे पास कोई जीरो के इक्वल होता है तो हम पाई हैट यूज़ करते हैं उसमें नीचे डिवाइजर में। ये रैंडम सैंपल ऑफ 800 अडल्ट, ये आपके पास N1 है, फ्रॉम अ लार्ज सिटी 600 आर फाउंड टू बी स्मोकर्स, ये आपके पास आ गया X1। इन अ रैंडम सैंपल ऑफ 1000 एडल्ट्स, ये आपके पास N2 आ गया, और ये इसमें से 700 X2 आ गया। डूज द डाटा इंडिकेट दैट द सिटी सिग्निफिकेंटली डिफरेंट, इसमें भी इक्वल टू नॉट इक्वल टू का केस आ जाएगा विद रिस्पेक्ट टू द प्रेवलेंस ऑफ स्मोकिंग अमंग मेन। अब यहाँ पे भी इक्वल टू नॉट इक्वल टू का केस आ जाएगा। ठीक है, सबसे पहले तो आपने करना है अपनी जो है पाई हेड फाइंड कर लेंगे, क्योंकि ये इसमें भी हमारे पास जो है पाई 1 इक्वल टू पाई 2 है और कोई स्पेसिफिक वैल्यू इक्वल नहीं है। पाई हेड फाइंड कर लेंगे, कंबाइंड प्रोपोर्शन। नेक्स्ट आपने अपने हाइपोथेसिस फॉर्मुलेट कर लेना है, फिजिकल जो है लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस लिख लेना है, वो नहीं गिवन तो 5% ले लेंगे। थर्ड में टेस्ट स्टैटिस्टिक लिख लेंगे, जी वाला आ जाएगा हमारे पास नीचे डिवाइजर में पाई हेड वाला। फोर्थ में हम अपने जो है कैलकुलेट करके जी की वैल्यू फाइंड कर लेंगे, और उसके बाद हमारा जो है क्रिटिकल रीजन आ जाएगा, उसकी बेस पे हम देख लेंगे रिजेक्ट करना है या एक्सेप्ट करना है। ठीक है, एक कंडीशन भी हमारी फुलफिल होती है तो हम रिजेक्ट करते हैं, अगर दोनों कंडीशन फुलफिल नहीं होती तो एक्सेप्ट, क्योंकि ये टू टेल थे इसलिए दोनों कंडीशन देखते हैं, अदरवाइज एक कंडीशन वन टेल की बेस में एक ही कंडीशन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 का है हमारे पास सी पार्ट, इन लार्ज पॉपुलेशन देयर वर 30% एंड 25% respectively of fair people. Is there difference likely to be hidden in a sample of 1200? एंड अभी आपको P1 गिवन है, P2 गिवन है, N1 गिवन है, N2 गिवन है फ्रॉम टू पॉपुलेशन। अब इसमें आपने क्या करना है, सिमिलरली वो स्टेप्स इसमें भी आपको जो है बेसिकली टू पॉपुलेशन पे देखना है कि सिग्निफिकेंटली डिफरेंट है या नहीं। इसमें भी इक्वल टू नॉट इक्वल टू का केस है, तो इसमें भी आपको ऐसे 5% ले लेंगे, पाई हेड फाइंड कर लेंगे, कंबाइन सॉरी प्रोपोर्शन फाइंड कर लेंगे। इस कंबाइन प्रोपोर्शन के बाद आप जो है अपने टेस्ट में पुट कर देंगे सारी वैल्यूज, और जो है वैल्यू कैलकुलेटेड आ जाएगी आपके पास। नेक्स्ट आप उसकी बेस पे क्रिटिकल रीजन में देख लेंगे एक्सेप्ट कर रहे हैं या रिजेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, सेम पैटर्न पे चल रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 4 का ए पार्ट है, अ मशीन पुट्स आउट ऑफ 16 इम्परफेक्ट आर्टिकल्स, ये आपके पास 16 इम्परफेक्ट आर्टिकल्स हैं। एग्जाम्पल ऑफ 500, ये आपके पास N1 है, उसमें से आपके पास X1 ये आ गया। आफ्टर द मशीन इज ओवरहॉल्ड इट पुट्स आउट 3 इम्परफेक्ट, अभी आपके पास X2 आ गया और ये N2 आ गया। हैज़ द मशीन बीन इम्प्रूव, इम्प्रूव के लिए हम ग्रेटर देन यूज़ करते हैं। अब वो कह रहे हैं कि मशीन क्या इम्प्रूव हुई है या नहीं इम्प्रूव हुई है, द मशीन इम्प्रूव, कि जो मशीन में है वो कम डिफेक्टिव आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं। ठीक है, अब इसका मतलब यह है कि आपका पाई 2 लेस देन पाई 1 होगा। ठीक है, इम्प्रूव का मतलब यही होगा ना कि आपका जो पाई 1 है वो ज़्यादा है पाई 2 की उसका, यानी कि पाई 2 स्मॉल आएगा। मशीन इम्प्रूव हुई या नहीं, पाई 2 जो डिफेक्टिव आइटम्स दे रहा था वो आपको कम डिफेक्टिव आइटम्स दे रहा है या ज़्यादा दे रहा है, यही होगा ना। अगर कम डिफेक्टिव आइटम्स देगा, इम्परफेक्ट आइटम्स देगा, तो मतलब है कि वो लेस आएगा पाई 1 की निस्बत। ठीक है, ये याद रखना, हम इम्परफेक्ट की देख रहे हैं इसलिए हमने ऑपोजिट ले लिया, पाई 2 लेस देन पाई 1। ये हमारा H1 आ जाएगा और उसका ऑपोजिट हमारा H0 आ जाएगा। नेक्स्ट आपने सेम इसमें भी पाई हेड फाइंड करना है, और उसमें पाई हेड के बाद अपने टेस्ट स्टैटिस्टिक की वैल्यू लिख के उसमें पुट कर देनी है। उस क्रिटिकल रीजन नेक्स्ट बनाना है, क्रिटिकल रीजन की बेस पे आपने रिजेक्ट करना है, एक्सेप्ट करना है। मैं दोबारा बता दूं, क्योंकि ये इम्परफेक्ट का केस है कि पहले मशीन ज़्यादा इम्परफेक्ट दे रही थी
उन्होंने कोई मशीन को है ठीक किया है, कुछ किया, उसके बाद वो कह रहे हैं कि इम्परफेक्ट हमारे इसमें आ रहे हैं। क्या मशीन ठीक हुई? या मशीन ठीक तभी होगी ना कि उसमें कम इम्परफेक्ट आएंगे आइटम्स। इसमें पाई टू हमारा लेस देन पाई वन होगा, कम डिफेक्टिव आइटम्स देगा तो वो हमारी इम्प्रूव होगी। अगर वो ज़्यादा डिफेक्टिव आइटम देगी तो इसका मतलब है वो इम्प्रूव नहीं हुई। तो हमने यहाँ पे इस तरह से लिख लिया अपना हाइपोथेसिस। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 का बी पार्ट है, a random sample of 250 persons who skipped breakfast, 102 reported that they experienced mid-morning fatigue। अब ये आपको जो है 250 पर्सन, ये आपको N1 गिवन है और ये X1 गिवन है जो स्किप करते हैं। ये याद रखना है आपने X1 जिसको लिया जो स्किप करते हैं ब्रेकफास्ट को, एंड द रैंडम सैंपल ये 2 एंड 2 आपको गिवन है हु हु एट ब्रेकफास्ट 73 रिपोर्टेड। ये आपको X2 गिवन है जो कि ब्रेकफास्ट करते हैं मिड मॉर्निंग। यूज 0.01 लेवल सिग्निफिकेंस से आपने अल्फा लेना है। टू द नल हाइपोथेसिस देयर इज नो डिफरेंस। नो डिफरेंस का मतलब है कि आपने इक्वल टू और नॉट इक्वल टू का केस अभी देखते हैं नेक्स्ट पढ़ते। ऑल्टरनेटिव अगर ना दिया हो तो हमने इक्वल टू नॉट इक्वल टू लिखना होता है, अगर ऑल्टरनेटिव बता दें तो फिर हम देखते हैं उसके मुताबिक लिखते हैं। बिटवीन द कॉरस्पॉन्डिंग प्रोपोर्शन अगेंस्ट ऑल्टरनेटिव दैट द मिड मॉर्निंग। अब यहाँ से याद रखना है मिड मॉर्निंग fatigue is more prevalent among the person who is skip। अब वो कह रहे हैं कि जो है मिड मॉर्निंग फटीग मोर प्रेवलेंट है उन पर्सन में जो स्किप करते हैं। इसका मतलब है हमारे पास हमने देखना है मोर प्रेवलेंट के लिए ग्रेटर देखेंगे कि जो स्किप करते हैं, स्किप वाले हमारे स्किप जो करते थे हमारा ब्रेकफास्ट तो वो हमारा पाई वन है। पाई वन ग्रेटर देन पाई टू आ गया, उसका ऑपोजिट लेस देन इक्वल टू आ जाएगा। ठीक है। थर्ड में हमारे पास टेस्ट स्टैटिस्टिक आ जाएगा। सेकंड में लेवल सिग्निफिकेंस गिवन है, ये ले लेंगे। थर्ड में हम अपना टेस्ट स्टैटिस्टिक लिख लेंगे। इसमें भी हमारे पास पाई हेड वाला ही यूज होगा क्योंकि कोई वैल्यू स्पेसिफिक नहीं दी। थर्ड में आप जो है टेस्ट स्टैटिस्टिक्स कर लेंगे। फोर्थ में कैलकुलेशंस पुट कर देंगे सारी वैल्यूज। फिफ्थ में क्रिटिकल रीजन के बेस पे आप इंक्लूड कर देंगे कि आप एक्सेप्ट कर रहे हैं या रिजेक्ट कर रहे हैं। ठीक है। नेक्स्ट 5 का एक और देखने लगे हैं। मैन्युफैक्चरर ऑफ हाउस ड्रेसेस सेंड आउट एडवर्टाइजिंग बाय ईमेल बाय मेल। ही सेंड सैंपल्स ऑफ मटेरियल टू ईच ऑफ द टू ग्रुप्स 1000 वुमेन। अभी आपके पास N1 गिवन है 1000 वुमेन फॉर वन ग्रुप। ही इनक्लोज अ वाइट रिटर्न इन वेल्थ एंड अदर ग्रुप अ ब्लू इन वेल्थ। अब कुछ लोगों को वो वाइट इन वेल्थ में भेज रहे हैं और कुछ को वो ब्लू इन वेल्थ में भेज रहे हैं अपना सैंपल। ही रिसीव ऑर्डर फ्रॉम 9% एंड 12% रिस्पेक्टिवली। अब 9% जो है हमारे पास हो जाएगा वाइट इन वेल्थ का, ये P1 हो गया। नेक्स्ट हमारे पास P2 हो गया। अब क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, इट इज क्वाइट सर्टेन दैट द ब्लू इन वेल्थ विल हेल्प सेल। अब ब्लू इन वेल्थ हमारे पास सेकंड सैंपल है, वो हेल्प करेगा सेल को। तो इस मीन कि जो ब्लू इन वेल्थ है वो ज़्यादा सेल्स देगा। ब्लू इन वेल्थ ज़्यादा सेल्स देगा तो वो हेल्प करेगा ना, इट्स मीन। अभी हमारा पाई टू ग्रेटर देन पाई वन आ जाएगा। इस केस में हमारे पास ये H1 होगा और इसका ऑपोजिट हमारा लेस देन इक्वल टू H नोट में आ जाएगा। ठीक है। बाकी सारे स्टेप सेम क्योंकि इसमें हमारे पास कोई स्पेसिफिक वैल्यू नहीं है तो यहाँ पे भी हम पाई हेड ही यूज़ करेंगे। थर्ड में जो है हमारे पास आप बेसिकली ऐसे क्वेश्चन को दोनों तरह से करके देख लीजिएगा, पाई हेड के साथ भी और पी के साथ भी, तो हम आपके रिजल्ट में कोई डिफरेंस नहीं आएगा, सेम रिजल्ट आएगा जी का। ठीक है। आपने टेस्ट स्टैटिस्टिक से वैल्यू फाइंड कर लेनी है, जी कैलकुलेट कर लेना है। नेक्स्ट उसके बाद उसकी बेस पे आपने कंक्लूजन ड्रॉ कर लेना है कि रिजेक्ट हो रहा है, एक्सेप्ट हो रहा है, कि हमारी जो ब्लू इन वेल्थ की सेल हमें हेल्प कर रही है या नहीं कर रही है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5 का बी पार्ट। लास्ट क्वेश्चन है हमारे इस एक्सरसाइज का। A random sample of 150 high school students was asked whether they would turn to their father or their mothers, ठीक है, for help with their homework assignment in mathematics and another random sample of 150। अभी आपके पास N1 है और ये N2 है। with homework in English, use the result shown in the following table। level of significance आपने अल्फा 1% लेना है। जस्ट अब आपने चेक कैसे करना है, there's a significance, there is a difference between the two proportions। आपने डिफरेंस चेक करना हो तो मैंने आपको बताया था इक्वल टू और नॉट इक्वल टू करते हैं, अगर उसका ऑल्टरनेटिव ना दिया हो तो आपने इक्वल टू नॉट इक्वल टू का केस लेना है। ऑफ हाई स्कूल हु टर्न टू देयर फादर्स रादर देन देयर मदर्स फॉर हेल्प इन दीज टू सब्जेक्ट्स। अब आपको मैथमेटिक्स के मार्क्स गिवन है और इंग्लिश के गिवन है।
सेकंड में आपको जो है फादर के कोरस्पॉन्डिंग मार्क्स गिवन है, ठीक है। यहाँ पे एक इसमें क्वेश्चन में थोड़ा सा, इस क्वेश्चन को अगर आपने ध्यान से देखना कि हमारे पास n की जो है वैल्यू वो 150 है और n2 की भी वैल्यू 150 है। हमने मदर वाले को कंसीडर ही नहीं करा, उन्होंने ये डाटा हमें एक्स्ट्रा दिया हुआ है, ये डाटा हमने लेना है जस्ट फादर वाला। अब ये हमारा जो सक्सेसेस है ये x1 हो गया, ये फादर जो है सक्सेसेस x2 हो गया, कि फादर जो है वो हेल्प करेंगे सब्जेक्ट से, ये हमने चेक करना है। अब हम प्रपोर्शन निकालेंगे तो हमने 91 ओवर 150 करेंगे, सेकंड प्रपोर्शन निकालेंगे तो 65 ओवर 150 करेंगे, ठीक है। हमने जो मदर वाले स्कोर्स थे उनको कंसीडर नहीं करना, क्योंकि हम फादर की रिस्पेक्ट से अपना जो है प्रपोर्शन फाइंड कर रहे हैं। अब ये आपने जो कर लेना है, प्रपोर्शन 1 आ जाएगा, P2 आ जाएगा, N1 आपको गिवन है, N2 गिवन है, लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस गिवन है। आप इसमें भी पाई हेड फाइंड करेंगे, क्योंकि इक्वालिटी और नॉट इक्वल टू के लिए आप काम कर रहे हैं, पाई हेड फाइंड करेंगे। आप देखेंगे दोनों तरह से वैसे तो आपके रिजल्ट सेम ही आएंगे। आपने पाई हेड फाइंड कर लिया, नेक्स्ट आपने जो है जी में सारी वैल्यूज पुट कर दी, जी कैलकुलेटेड वैल्यू आ गई, नेक्स्ट आपने कैलकुलेटेड वैल्यू से कंपेयर किया, अगर वो कंडीशन फुलफिल हो रही है तो रिजेक्टेड नोट, अदरवाइज एक्सेप्टेड नोट। यहाँ पे आज आपका चैप्टर कंप्लीट हो गया।